नमस्कार, सेहत से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। आज के आधुनिक और अनियमित जीवन शैली के कारण शरीर में रक्त विकार और अनेक हिस्सों में खून जमने और नसों से जुड़ी बीमारियां भी देखने को मिल रही है, जैसे कि वेरिकोज वेन का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। अगर इसका इलाज सही समय पर न किया गया तो इसके गंभीर परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। इसलिए आज हम चर्चा करेंगे कि पीवीटी क्यों होता है और साथ ही हम ये बताएंगे कि इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम। और इसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रायपुर के NHMMI से डॉक्टर प्रशांत पोटे। डॉक्टर प्रशांत, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, आज हम चर्चा कर रहे हैं नसों से जुड़ी तकलीफों के बारे में। वेरिकोज जो वेन है, ये वास्तव में नसों से जुड़ी बीमारी है या किसी खास कारण से होती है? देखिए, वेरिकोज वेन एक आम बीमारी है, काफ़ी लोगों में पाई जाती है। इसमें होता क्या है कि जो लोग ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं या जिनका प्रोफेशन ही है कि ज़्यादा देर तक खड़े रह के काम करना है, उनमें जो नसों के वॉल्स रहते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। तो नसों में प्रेशर आने लगता है और ब्लड उसमें पूल होने लगता है। तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, जो नसों की पाइप्स रहती है वो मोटी होने लगती है, फूलने लगती है। यही हमको स्किन में सतह पे दिखती है कि ये ब्लू कलर की रहती है, क्योंकि उसमें जो ब्लड रहता है उसकी वजह से हमको ये पूरी ब्लू मोटी मोटी लाइंस दिखती है। इसी को वेरिकोज वेन कहते हैं। जी, जैसा कि आपने कहा डॉक्टर प्रशांत कि ज्यादातर ये अनियमित यानी कि जो खड़े वाले प्रोफेशन है जिसमें लोगों को ज्यादा देर तक खड़ा होना पड़ता है, वही एक कारण है या इसके पीछे और भी बहुत सारे कारण भी देखते हैं आप? क्या ये जेनेटिक भी होता है या पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो समस्या है लोगों में आती है? बिल्कुल, ये इसमें जेनेटिक फैक्टर तो जुड़ा हुआ होता ही है। डेफिनेटली अगर फादर को है तो सन को होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। और मेन इसका रीज़न वही होता है कि लॉन्ग स्टैंडिंग जॉब, जो लोग ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं, वो एक मेन रीज़न रहता है। इसके अलावा भी 2-3 चीज़ें अलग रहती है जो इसको इन्फ्लुएंस करती हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी। ये आमतौर प्रेगनेंसी के बाद फीमेल्स में होता है। तो किसी को फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद थोड़ा हो जाता है, फिर सेकंड प्रेगनेंसी होने के बाद काफ़ी बढ़ जाता है, तब ये ध्यान में आ जाता है। कभी कभी पैर में जब डीवीटी हो जाता है तो डीवीटी के बाद भी वेरिकोज वेन डेवलप होता है। डीवीटी मतलब जैसे पैर में खून का थक्का जम जाना, उसके बाद भी वेरिकोज वेन डेवलप होता है। तो ऐसे कई सारे कारण रहते हैं वेरिकोज वेन डेवलप होने के। तो ये जो समस्या है डॉक्टर साहब, क्या ऐसा कुछ हम अपना लाइफस्टाइल रखें या कुछ प्रिकॉशन हम लें ताकि ये जो समस्या है वेरिकोज वेन्स की ये हो ही ना हमें? क्या इसके बचाव किए जा सकते हैं शुरुआत में? बिल्कुल बिल्कुल, वेरिकोज वेन एक प्रिवेंटेबल डिसीज है। जैसे हम अगर उसका कारण हमें पता है कि लॉन्ग स्टैंडिंग खड़े रहना या गलत पोजीशन में बैठना ज़्यादा देर तक, तो हमें सिंपली अवॉइड कर सकते हैं। जैसे हम अवॉइड करें कि लॉन्ग स्टैंडिंग जो भी काम है हमारा उसमें बीच में ब्रेक लें, ताकि हम पैर स्ट्रेच कर सके या एक्सरसाइज थोड़ा कर सकते। एक जगह पे बैठ के ज़्यादा देर काम नहीं करें। या तो किसी लोगों को आदत रहती है कि क्रॉस लेग बैठना है, उसके वजह से भी वेन्स में प्रेशर आना चालू हो जाता है और धीरे धीरे ओवर द टाइम्स कहिए कि 2 साल 5 साल बाद इसकी प्रॉब्लम्स चालू हो जाती है और वो वेरिकोज वेन डेवलप होता है। तो हम हमारे रूटीन हैबिट्स में अगर थोड़ा सा ही चेंज करें, माइनर चेंज, तो हम वेरिकोज वेन प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरा होता है कि अगर हम रूटीन एक्सरसाइज करते हैं, मसल की पावर बढ़ाते हैं काफ लेग्स की, सो काफ लेग की मसल टोन इंक्रीज होने की वजह से वेनस रिटर्न बढ़ जाता है। तो दैट विल आल्सो डिक्रीज द चांसेस ऑफ हैविंग वेरिकोज वेन्स। डॉक्टर प्रशांत, कई बार ये होता है कि लोगों के पैरों में, खास करके पिंडलों में हमने देखा है कि ग्रीन कलर की या मरून कलर की जो वेन्स हैं वो देखने को मिलती हैं। क्या ये दिख रही है तो ही हमको अलर्ट हो जाना चाहिए या ये सामान्य है? वेरिकोज वेन्स से जुड़ी जो प्रॉब्लम्स है वो अलग होती है, दोनों के बीच में फर्क लोग नहीं समझ पाते कई बार। हाँ, वेरिकोज वेन में अलग अलग स्टेजेस रहती है। जैसे आपने बताया कि वेन स्किन पे दिख रही है, तो क्या होता है कि कोई लोग जो ज़्यादा फेयर रहते हैं उनमें आमतौर पर वेन दिखती है, क्योंकि वेन बॉडी में होती है। बट वो एबनॉर्मल तभी हो जाती है जब ये अगर जाले जैसी दिख रही है या आड़ी टेढ़ी दिख रही है या काफ़ी मोटी दिख रही है।
जो जाले जैसी वेन्स दिखती है उसको स्पाइडर वेन्स कहते हैं। ये काफी मतलब वेरिकोज वेन के इनिशियल स्टेज का पार्ट होता है। तो इसके आगे जाके जब वेन्स मोटी होने लगती है, फूलने लगती है, तो वो अलग अलग स्टेज में जाके वेरिकोज वेन्स का रूप लेती है। आगे जाके हो सकता है कि वेरिकोज वेन डेवलप होकर कभी वेन्स फट भी सकती है, तो ब्लीडिंग हो सकती है, और ये ब्लीडिंग रुकने में काफी समय लगता है, तो इसमें काफी ब्लड लॉस होता है। आगे जाके फिर वेन्स के वजह से अगर ब्लड पूल होने लगता है पैरों में, तो उस दौरान पैर में कालापन पड़ना ये सब हो जाता है। कभी कभी वेन में वही एंकल के आजू बाजू में कभी जख्म हो जाता है, अल्सर बन जाता है, तो ये सब दिक्कतें रहती है। अच्छा, क्या कुछ ऐसे लक्षण हैं जो अलार्मिंग साइन हम कह सकते हैं कि हाँ, इसके बाद हमें देखकर अब अलर्ट हो जाना चाहिए, हमको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? वो लक्षण मुझे लगता है डॉक्टर साहब जानना जरूरी होगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, वेरिकोज वेन एक आम बीमारी, आम जनता भी काफी इस बारे में जानती है। तो अगर किसी के पैर में ज्यादा पेन हो रहा है, पेन मतलब पिंडी की जगह पे अगर पेन होने लगता है, और ये वेरिकोज वेन के लक्षण जैसे ना दिन में नहीं होंगे, आपको सुबह के टाइम नहीं होते। सुबह के टाइम से अगर हम देखेंगे शाम तक इसके इंक्रीज हो जाते हैं, रात के टाइम और बढ़ जाते हैं। तो ये एक आम तौर तक रहता है कि अगर काफ मसल में पेन हो रहा है जो अपना इवनिंग टाइम में या रात के टाइम में बढ़ रहा है, और हम वेन्स का साइज भी देखते हैं बढ़ जाता है, और सुबह में देखेंगे तो थोड़ा साइज कम हो जाता है। कभी एंकल के एरिया में स्वेलिंग आने लगता है, जो फिर से हम देखेंगे तो मॉर्निंग टाइम में कम हो जाता है। ये इनिशियल स्टेजेस में रहता है वेरिकोज वेन। हम इसी टाइम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और उसका टेस्ट करा के अगर कंफर्म है कि वेरिकोज वेन है, तो उसके हिसाब से स्टेजेस के हिसाब से अलग अलग ट्रीटमेंट रहता है, तो उस ट्रीटमेंट में हम जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि वेरिकोज वेन्स में ये देखने को मिलता है, जैसा कि आपने भी कहा कि वो बहुत ज़्यादा फूल जाती हैं, कई बार ये फट भी जाती हैं, तो क्या ऐसा होता है कि ब्लड में क्लॉट जो बनता है उसका भी ये बहुत बड़ा कारण बन सकती है? क्योंकि पैरों से बहुत सारी नसें जो हैं हमारे ब्रेन तक भी जाती हैं, तो क्या इसका दुष्प्रभाव दूसरे हमारे ऑर्गन्स पर पड़ सकता है क्या? देखिए, वेरिकोज वेन मोस्टली तो पैरों से रिलेटेड बीमारी है। उससे हम अगर सोचेंगे तो डायरेक्ट हार्ट पे इम्पैक्ट नहीं होता है, बट उसका दूसरी तरह से हो सकता है। जैसे वेरिकोज वेन एक सुपरफिशियल वेन्स की बीमारी है, उसके अंदर रहती है डीप वेन्स। अगर कभी कभी क्या हो जाता है कि वेरिकोज वेन्स जो ऊपर की नसें हैं उनमें अभी ब्लड जमा हो जाता है, क्योंकि मोटी हो जाती है वेन्स, उसमें ब्लड फ्लो अपने नॉर्मल वेन्स की तरह नहीं हो पाता है, और तो उसमें ब्लड पूल हो जाता है, तो उसमें भी खून का थक्का जमने की आशंकाएं होती है। हालांकि इसका रिस्क कम रहता है कि ये खून का थक्का हार्ट तक जाएगा। उसके लिए उसके जो अंदरूनी वेन्स रहती है उसका इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी होता है। जी, दूसरा महत्वपूर्ण सवाल ये कि जैसा कि वेरिकोज वेन्स के लिए आपने कहा कि बहुत देर तक खड़े रहने के बाद ऐसे जो प्रोफेशन है उसमें होता है, या जो बैठने की तरीके हैं उस पर होता है, तो कई बार ये देखा जाता है कि खुद से इलाज के चक्कर में, खुद से राहत के चक्कर में मालिश जो है वो की जाती है कि नसों को थोड़ा सा आराम मिलेगा और दर्द में कमी होगी। तो क्या मालिश से इनकी ग्रोथ को रोका जा सकता है, या इससे होने वाले जो परिवर्तन है उसको रोका जा सकता है? देखिए, एक चीज हमें यहाँ समझनी होगी कि वेरिकोज वेन क्या है, एक नसों की बीमारी है। नस जो मोटी हो चुकी है, फूल चुकी है, जो नॉर्मल शेप में नहीं है। अभी हम ये नस का अगर मसाज भी करेंगे तो वो नॉर्मल शेप में नहीं आने वाली, क्योंकि उसका अंदर का स्ट्रक्चर डैमेज हो चुका है, उसका फंक्शन भी डैमेज हो चुका है, वो अच्छे से काम भी नहीं कर रही। जिस काम के लिए वो बनी है कि नीचे से ऊपर तक ब्लड लेके जाए, वो भी नहीं हो पा रहा है। तभी ऐसे कोई मसाज नहीं है जिसकी वजह से हम उसको नॉर्मल स्थिति में ले पाए। दूसरा एक डिसएडवांटेज होता है मसाज करने का, कि अगर मोटी नसों को हम ऑयल लगा के कोई अगर ज्यादा देर तक मसाज करता है तो और डैमेज उसमें बढ़ सकता है, तो उसमें खून का थक्का जमने का आशंकाएं और ज्यादा बढ़ जाती है। तो अगर आपको फूली हुई नसें दिख रही है तो आप मसाज बिल्कुल अवॉइड कीजिए। उसके वजह से जो बीमारी होती है उसे कहते हैं सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। अच्छा, स्किन से जुड़ी ही है नस, हमको लगता है, लोगों को भी लगता है कि नसें जो है वो दिख रही हैं, तो क्या बाहर से कोई ऑइंटमेंट, ज्यादातर ये होता है कि पेन में या इस तरीके की सूजन में लोग ऑइंटमेंट का इस्तेमाल कर लेते हैं, क्रीम लगा लेते हैं, तो क्या इससे कोई फर्क पड़ता है डॉक्टर साहब? देखिए, जो भी ऑइंटमेंट्स है, आयुर्वेदिक, एलोपैथी या होम्योपैथी, जो भी ऑइंटमेंट्स बने हैं, वो सिर्फ जो ऊपर जो छोटी छोटी नसें दिखती है उनमें इफेक्टिव हो सकता है।
जरूरी नहीं होगा ही, या तो वो पेन रिलीफ का काम करता है साइड बाय साइड। बट जो अंदरूनी नसें हैं, जो मैंने अभी आपको बताया कि जो ऑलरेडी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डैमेज हो गया है, वो कोई भी ऐसा ऑइंटमेंट नहीं है जो उसको नॉर्मल शेप में ला सके। ये जो है वो छोटी छोटी जो स्पाइडर वेन्स में है शायद उनमें काम कर जाए, लेकिन जो अंदरूनी मेन नसें जो डैमेज हो चुकी है उनके लिए इफेक्टिव नहीं रहेगी। चलिए, तो काफी एक गंभीर समस्या के रूप में भी वेरिकोज जो है वो आ सकती है। क्या इसका इलाज है, क्या इसका बचाव है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर प्रशांत, जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे कि आखिर ये जो नसें हैं, ये जो वेरिकोज वेन्स हैं, इसको हम कैसे सुनिश्चित करें कि ये यही है? क्या कोई सिंपल सा परीक्षण है जिसके जरिए हम ये जान सकते हैं कि हाँ, ये वेरिकोज वेन्स ही हैं? अगर किसी को लगता है कि उनको वेरिकोज वेन की बीमारी है तो उसका टेस्ट सिंपल रहता है। एक डॉपलर अल्ट्रासाउंड होता है जो काफी जगह पे अवेलेबल रहता है। किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे या किसी भी डायग्नोस्टिक सेंटर में, तो डॉपलर इज अ बेसिक टेस्ट, उससे आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि आपके वेरिकोज वेन है या इसके अलावा कुछ और बीमारी का इशू है। डॉक्टर साहब, जो नसों का ये जो गुच्छा बनता है, ये जो फूलापन, जो नसों का फूलापन हो जाता है, बहुत ज्यादा जो फूली हुई नसें होती हैं, इनका जो इलाज है, यानी कि अब उपचार वाले पर चर्चा हम कर लें, क्या ऑपरेशन करके इनको निकाल दिया जाता है या कैसे ट्रीटमेंट कैसे होता है, लोगों को बताएं। देखिए, इसका तो ट्रीटमेंट गाइडलाइन काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। इनिशियल स्टेजेस में हम लोगों को एडवाइस करते हैं कि वो स्टॉकिंग पहने जिनका डिसीज ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हुआ है। स्टॉकिंग एक ग्रेडेड कॉम्प्रेशन रहता है, सॉक्स जैसा रहता है थाई तक, ताकि वो अलग अलग प्रेशर मेंटेन करता है, ताकि वेन्स में प्रेशर बना रहे और ब्लड फ्लो अच्छे से होता रहे। ये प्रिवेंट करता है डिसीज आगे प्रोग्रेस होने के लिए। इसके बाद अगर थोड़ा डिसीज बढ़ जाता है तो इसके लिए हमको ऑपरेट करना पड़ता है। अभी तो नॉन सर्जिकल मोडेलिटीज है पूरे इंडिया में अवेलेबल, जहां भी जाएंगे आप बिना सर्जरी के इसका इलाज होता है। कोई टाका नहीं लगता, कोई उसको आपको चीरा नहीं देना पड़ता है। तो इस सिंपल प्रोसीजर को कहते हैं लेजर प्रोसीजर कहते हैं, लेजर या आरएफए, ये दो टेक्निक्स है जिसे होता है, और ये पूरा डे केयर प्रोसीजर होता है। अच्छा, एक बार जो इलाज इसका हो गया डॉक्टर प्रशांत, अगर सारा ट्रीटमेंट जो है किसी व्यक्ति ने ले लिया, तो क्या लगता है आपको कि ये जो नसों की प्रॉब्लम है वापस से आ सकती हैं क्या? हाँ, देखिए, कुछ लोग हमारे पास आते हैं जो कंप्लेंट करते हैं कि हमने कहीं ऑपरेट कराया लेकिन उसके बाद हमें को फिर से हो गया। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि अगर अच्छे से फर्स्ट टाइम में अच्छे से ट्रीटमेंट हुआ है, अच्छे से मतलब अगर कोई प्रोफेशनल आदमी ने किया है, एडिक्वेट इक्विपमेंट यूज किया है, जो पर्टिकुलर मटेरियल यूज करना चाहिए जिसका वैसे यूज किया है, और अल्ट्रासाउंड गाइडेड किया है, मतलब उसने पहले ही स्टेज में डिसाइड किया है कि कहाँ पे एबनॉर्मल चीजें, कहाँ पे वेन्स है, और सारे वेन्स को अगर पहले स्टेजेस में हमने अच्छी तरह से बंद कर दिया है तो इसके चांसेस काफी कम रहते हैं कि इसका फिर से रिकरेंस हो या बीमारी फिर से आए। हालांकि कभी कभी सब करने के बाद भी हो जाता है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि नई नसें, छोटी छोटी नसें डेवलप हो जाती है। इसलिए हम ऐसे पेशेंट में स्क्लेरोथेरेपी करते हैं जब वो प्रोसीजर के बाद भी डेवलप होते हैं, जो सिंपल एक ओपीडी प्रोसीजर रहता है 10-15 मिनट का। इसमें जो फूली हुई नसें रहती है, इसमें हम एक सुई के तरह दवाई डालते हैं एंड उसके वजह से वो पूरी जो नसें बंद हो जाती है। पूरा ऑपरेशन फिर से करने की नौबत नहीं आती है। डॉक्टर साहब, कारणों पर हम चर्चा कर रहे थे। आजकल हमने देखा है कि पहले की तुलना में आजकल ओबेसिटी यानी कि मोटापा बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। क्या वेट का बहुत ज्यादा बढ़ना, मोटापे का बहुत बढ़ना, क्या एक कारण हो सकता है क्या वेरिकोज वेन्स का? बिल्कुल बिल्कुल, मोटापे की वजह से भी वेरिकोज वेन के काफी पेशेंट्स में वेरिकोज वेन डेवलप हो जाता है जिनका वेट 80 kg 90 kg या उससे भी ज्यादा रहता है, क्योंकि इस मोटापे के साथ साथ सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी जुड़ी रहती है। जिनको मोटापा है वो लोग एक जगह पे बैठे रहना, इस तरह से उनका रहता है। तो और ऐसे मोटापा होने की वजह से ये भी चांसेस रहता है कि अगर एक बार ऑपरेट हो जाता है तो फिर से दोबारा नई नसें डेवलप होने का रिस्क भी ज्यादा रहता है। अगर इन बीमारियों का इलाज, हालांकि वैसे तो बीमारियों का इलाज होना संभव है, लेकिन अगर इसको अवॉइड कर दिया जाए कि नसें हैं अगर फूली हुई हैं तो अवॉइड कर दिया जाए, तो कितना खतरनाक हो सकता है अगर इन नसों का इलाज ना किया जाए?
मैंने ऑब्जर्व किया है, काफी पेशेंट को पता चल जाता है कि हमारा उनको वेरिकोस वेन की बीमारी है, लेकिन ये सब चीजों को अवॉइड करते हैं। थोड़ा पेन है, चलो पेन सह लेंगे या धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएगा, इसलिए अवॉइड करते हैं। तो क्या हो जाता है कि धीरे धीरे ये बीमारी बढ़ के इतना गंभीर स्वरूप ले लेती है कि पैर फिर नीचे का हिस्सा काला पड़ने लग जाता है। और जब ये काला पड़ने लगता है तो उसके बाद भी हम अगर ऑपरेट करेंगे तो नॉर्मल इसमें नहीं आ पाता है, क्योंकि ऑलरेडी वो जो पिगमेंटेशन होता है वो स्किन में डिपॉजिट हो जाता है। दूसरी एक गंभीर समस्या होती है अल्सर बनने की। एक बार अगर वेरिकोस वेन की वजह से अल्सर बन जाता है तो उसको हीलिंग को काफी टाइम लगता है, काफी टाइम आप बोल सकते हैं 2 से 3 महीना लगता है। और इवन जो डायबिटिक पेशेंट रहते हैं उनमें और ज्यादा समय लग सकता है। तो मेरा एक मानना है कि हम वहां तक उस स्टेज तक क्यों जाए कि पेशेंट को अल्सर बन जाए या पैर काला पड़े। जब आपको बीमारी की प्रॉब्लम पता चल जाता है तो आप उसके ट्रीटमेंट में जाना चाहिए। चलिए, तो काफी अहम जानकारी वेरिकोस वेन को लेकर दी आपने डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।